अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल इन एजुकेशन। तो आज हम अपना कंटिन्यू करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम। लास्ट वीडियो में हमने सॉल्व किया था लॉन्गेस्ट जॉब फर्स्ट। तो आज हम इस वीडियो में अपना स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम का अगला एल्गोरिथम सॉल्व करेंगे जिसका नाम है राउंड रॉबिन। तो राउंड रॉबिन बेसिकली हमारा एक प्रीएम्प्टिव मेथड है। तो प्रीएम्प्टिव मेथड कौन सा होता है? प्रीएम्प्टिव मेथड वो होता है जो कि टुकड़ों में चलता है। जो कि अभी तक हमने जो एल्गोरिथम्स किए हैं, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, लॉन्गेस्ट जॉब फर्स्ट, ये सारे कैसे थे कि जब एक प्रोसेस चला है तो वो पूरा चलेगा। अब भले उसका बर्स्ट टाइम 30 है, 100 है, 1000 है, वो पूरा चलेगा, उसी के बाद अगला प्रोसेस आ सकता है। तो ये कहलाता है नॉन प्रीएम्प्टिव। तो प्रीएम्प्टिव होता है यानी कि टुकड़ों में चलेगा। जैसे प्रोसेस 1 आया है तो प्रोसेस 1 एक मखसूस अमाउंट तक चलेगा। अगर उसका बर्स्ट टाइम 6 है तो फॉर एग्जांपल हमारे को दिया हुआ था कि उसको 2 तक चलाओ, तो हमने उसको 2 तक चला के स्विच कर दिया अगले प्रोसेस की तरफ, यानी उसका जो बचा हुआ 4 था वो अगली टाइम चलेगा। तो ये कहलाता है प्रीएम्प्टिव, ताकि इसमें स्टारवेशन कम हो जाए, हर प्रोसेस को मौका मिले। तो राउंड रॉबिन में सबसे पहले एक चीज़ होती है हमारे पास जिसको हम कहते हैं क्वांटम टाइम। क्वांटम टाइम बेसिकली वो टाइम होता है जिसमें जो हमें बोलता है कि आपके प्रोसेस का जो एक वक्त पे कितना चलना चाहिए। तो क्वांटम टाइम आपको सवाल में गिवन होता है, आपको बताया जाता है कि क्वांटम टाइम कितना रखना है। तो फ़िलहाल हम इस सवाल में क्वांटम 2 ले लेते हैं कि हमारे को हर प्रोसेस को 2 टाइम्स चलाना है एक दफ़ा में। तो नीचे आप देख सकते हैं, सबसे पहले हम इसका निकालेंगे कंप्लीशन टाइम, टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम, रिस्पांस टाइम गैंट चार्ट की मदद से। ये है हमारा नीचे गैंट चार्ट को मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड इसलिए किया हुआ है क्योंकि मैं जो हूँ एक्सेल पे आपको समझा रहा हूँ। तो एक्सेल पे मेरी जो कॉलम्स और विड्थ की अलाइनमेंट्स वगैरह है, तो मैं एक ही लाइन में अगर करता तो वो बहुत लंबा, मुझे बार बार आगे जाना पड़ता स्क्रॉल करके, तो वो मुश्किल हो जाता और आपको भी समझने में मुश्किल होता। तो इसलिए मैंने इनको 3 लाइनों में डिवाइड कर दिया ताकि वो एक ही फ्रेम में आ जाएं। तो वैसे गैंट चार्ट जो है आपका है पूरी एक रो में बनता है, बॉक्सेस, छोटे छोटे से बॉक्सेस बनते हैं। ये मैंने कुछ ज़्यादा बड़े बॉक्सेस बनाए हुए हैं, तो आप छोटे छोटे स्क्वायर बना सकते हैं। ये रेक्टेंगल है बेसिकली, तो आपको स्क्वायर बना के आप उसको गैंट चार्ट बोल सकते हैं, क्योंकि आपको बस आपको इतनी बीच में जगह छोड़नी है कि प्रोसेस का नाम आ जाए। जैसे हमने P1, P2, P3 रखा हुआ है। तो उसके गैंट चार्ट के बाद हम यहाँ पे फॉर्मूलाज आपको दिए गिवन हैं जो कि अभी तक हमने लगाए हैं। उसके बाद हम ये कैलकुलेशंस करेंगे इन्हीं फॉर्मूलाज की मदद से। तो सवाल को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बनाना शुरू करते हैं अपना गैंट चार्ट। तो गैंट चार्ट बनाने के लिए सबसे पहले हमने यही सवाल, ये भी हमने अराइवल्स टाइम इसमें सबका 0 लिया, ताकि सबसे पहले हम अराइवल टाइम 0 वाले सॉल्व कर लें, ताकि जब हम अराइवल टाइम चेंज करें तो हमारे को समझने में मुश्किल ना हो। तो सबसे पहले हम प्रोसेस 1 से स्टार्ट करेंगे, बिकॉज अराइवल टाइम सबका 0 है तो हम कोई भी प्रोसेस चला सकते हैं। तो हम सीक्वेंस में चलेंगे, प्रोसेस 1 को सबसे पहले चलाएंगे। तो प्रोसेस 1 जो है 0 से स्टार्ट होगा और वो चलेगा 2 तक, क्योंकि क्वांटम हमारे पास 2 दिया हुआ है, यानी हमें हर प्रोसेस को 2 टाइम्स चलाना है उसके बर्स्ट टाइम ख़त्म होने तक। अब हमने प्रोसेस 1 को 2 टाइम्स चला लिया है और उसका बर्स्ट टाइम था 30, तो यानी अब उसका बर्स्ट टाइम 30 - 2 रह गया है 28। तो यहाँ पर याद रखने के लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि इस तरह आप जो है ऊपर +2 करके लिख लिया करें, ताकि इससे आपको याद रहता है कि आपने इस प्रोसेस को कितना टाइम्स चला लिया है, ताकि जब उसका बर्स्ट टाइम पूरा आ जाए तो आप उस प्रोसेस को हटा दें। वरना अक्सर ये होता है कि सब्ट्रैक्शन में इंसान जो है ना ज़बानी भूल कर लेता है और कोई ना कोई एक प्रोसेस मिस हो जाता है और पूरा टेबल जो है गलत बनता है कि कंप्लीशन टाइम सबका चेंज हो जाता है, वेटिंग टाइम सबका चेंज हो जाता है, तो इसलिए पूरा आपका सवाल जो है ना गलत हो जाता है। तो इस चीज़ का आप खास ख्याल रखिएगा। तो प्रोसेस 1 2 टाइम्स चल गया है, तो अब हमारा CPU जो है स्विच कर जाएगा दूसरे प्रोसेस की तरफ। तो हमने यहाँ पे चला दिया प्रोसेस 2 को। तो अब ये 2 से चलेगा तो ये चलेगा 4 तक, क्योंकि इसको भी हमने 2 टाइम्स चलाना है और इसके आगे भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ +2। अब इसके बाद हमारा अगला प्रोसेस होगा P3। तो P3 भी जब हमारा 2 टाइम्स चलेगा तो वो हो जाएगा 6 तक, और इसको भी मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे +2। तो अब तीनों प्रोसेसेस +2 चल चुके हैं। अब हमारा जो है देख सकते हैं कि कोई भी ऐसा प्रोसेस नहीं है जिसका बर्स्ट टाइम कंप्लीट हुआ हो। तो अब हम जो है यही सीक्वेंस वापस कंटिन्यू करेंगे P1 से। तो अब P1 2 टाइम्स और चलेगा तो ये हो जाएगा 8, और अब हम यहाँ पर +2 नहीं लिखेंगे, अब हम जो पुराना प्लस था उसमें +2 में ऐड कर देंगे, यानी ये हो जाएगा +4।
पुराने वाले +2 में नए वाले +2 को ऐड कर दिया है ताकि हमें पता चले कि बर्स्ट टाइम अभी कितना हो गया है इस प्रोसेस का, ताकि जब वो बर्स्ट टाइम की इक्वल हो जाए तो हम उस प्रोसेस को हटा सकें। तो ये हो गया +4 और अगला प्रोसेस हमारा नीचे हम लिख लेते हैं P2 जो कि चला है 8 से और ये जाएगा हमारा 10 तक। और इसके ऊपर भी मैं लिख लेता हूँ +4 क्योंकि ये भी पहले 2 चल चुका है। इसके बाद है हमारा P3, ये भी +4 हो जाएगा और ये चलेगा 10 से, तो ये हो जाएगा हमारा 12। अब आप देख सकते हैं ये वापस एक रो पूरी कंप्लीट हो गई। अभी भी किसी का बर्स्ट टाइम पूरा नहीं हुआ है तो वापस वही सीक्वेंस कंटिन्यू करेंगे P1। अब ये हो जाएगा +6, पुराने वाले +4 में ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा +6 और ये हमारा जब 12 से चलेगा तो ये चलेगा 14 तक। उसके बाद है हमारे पास P2 जब हमारा +6 पे पहुंचेगा ये हो जाएगा 16। अब आप यहाँ पे एक बात नोट कर सकते हैं कि प्रोसेस 2 का जो बर्स्ट टाइम कंप्लीट हुआ है वो आया है 6 +6 और उसका जो बर्स्ट टाइम था वो भी था 6, यानी हमारा प्रोसेस 2 यहाँ पे फुली एग्जीक्यूट हो चुका है। अब हम उसको CPU एलोकेट नहीं करेंगे, अब ये प्रोसेस हमारा एग्जिट हो जाएगा। अब जो बचे हुए प्रोसेसेस है खाली उसको चलाएंगे। तो इसके बाद हमारा सबसे पहले प्रोसेस 3 चलेगा। तो प्रोसेस 3 का जो था वो 16 से चलेगा 18 तक और इसको भी मैं लिख लेता हूँ +6। इसके बाद प्रोसेस 1 का तो अभी बर्स्ट टाइम बहुत सारा रिमेनिंग है तो ये तो चलता ही रहेगा। तो ये हो जाएगा हमारा +8 और ये चलेगा 20 तक। इसके बाद है हमारा प्रोसेस 2 और प्रोसेस 2 जो है हमारा 22 तक चलेगा और ये है हमारा +8। तो अब आप यहाँ पे देख सकते, बल्कि प्रोसेस 2 नहीं प्रोसेस 3 है। प्रोसेस 2 तो हमारा फुली एग्जीक्यूट हो गया था, उसको चलाने की ज़रूरत ही नहीं है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा प्रोसेस 3 जो है वो भी मुकम्मल तौर पर पूरा एग्जीक्यूट हो चुका है +8 तक और उसका बर्स्ट टाइम भी 8 था, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसको भी अब हमें चलाने की ज़रूरत नहीं है। अब आप देख सकते हैं हमारे पास सिर्फ एक ही प्रोसेस बचा है जो है प्रोसेस 1, जिसका बर्स्ट टाइम था 30, लेकिन अभी उसका रिमेनिंग जो रह गया है अभी तक वो चला है 8 तक, यानी 30 में से 8 हटा दें तो 22 बर्स्ट टाइम उसका भी रिमेनिंग है। तो अब हम दो करके या तो पूरे बक्सेस बनाएं या तो मैं इसी में प्रोसेस 1 को लिख के बकिया प्रोसेस टाइम उसको दे दूं, क्योंकि अब मुझे पता है कोई और प्रोसेस बीच में नहीं आने वाला जो मुझे स्विच करना पड़े। तो मैं सीधा जो है ना प्रोसेस 1 लिख कर बचे हुए बर्स्ट टाइम यहाँ पर लिख दूंगा। मैं अलग अलग बॉक्सेस P1 के ही नहीं बनाऊंगा ताकि मेरा टाइम भी वेस्ट होगा और कोई रीज़न नहीं है। जब एक ही प्रोसेस है तो हम उसको एक साथ पूरा टाइम एलोकेट कर सकते हैं, भले वो प्रिमिटिव है, 2 हिस्सों में डिवाइड हुआ है। आपको अगर बॉक्सेस बना के शो कराना है तो आप बॉक्सेस बना के शो करा सकते हैं, लेकिन अगर आपको इतना टाइम नहीं है तो आप इसको डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं 44, क्योंकि उसका बर्स्ट टाइम 22 रिमेनिंग था। तो 22 से जब वो चलेगा 22 टाइम्स तो वो 44 हो जाएगा और मैं यहाँ पर ऊपर लिख दूंगा +30, क्योंकि अब उसका बर्स्ट टाइम मैंने पूरा चला दिया है, 22 प्लस कर दिया है तो वो पूरा 30 तक चल चुका है। तो आप ये ऐसे डायरेक्ट कर सकते हैं। तो अब इसी को देख के हम यहाँ पर जो है इसका टेबल फिल कर लेते हैं। कंप्लीशन टाइम P1 का कंप्लीशन टाइम आप वो लिखेंगे जो सबसे आखिरी दफ़ा आपका प्रोसेस एग्जीक्यूट हुआ था। जैसे कि प्रोसेस 1 हम देख सकते हैं आखिरी दफ़ा एग्जीक्यूट हुआ था 44 पे कंप्लीट हुआ था, तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा 44। प्रोसेस 2 आप देख सकते हैं आखिरी दफ़ा वो प्रोसेस 2 एग्जीक्यूट हुआ था इधर, तो उसका तो कंप्लीशन टाइम है हमारा 16 है। प्रोसेस 3 हमारा एग्जीक्यूट हुआ था प्रोसेस 1 से पहले, तो इसका कंप्लीशन टाइम 22 होगा। टर्न अराउंड टाइम के लिए हमें नीचे जाना होगा फॉर्मूलाज की तरफ। फॉर्मूलाज में हम देख सकते हैं टर्न अराउंड टाइम का फॉर्मूला है हमारे पास कंप्लीशन टाइम में से अराइवल टाइम को सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो कंप्लीशन टाइम हमारे पास दिया हुआ है, अराइवल टाइम सबका 0 है, तो वो ऑलरेडी जब हम माइनस करेंगे तो वो सेम ही आंसर आएगा क्योंकि 0 से माइनस कर रहे हैं। वेटिंग टाइम का आपका फॉर्मूला है सेकंड वाला, टर्न अराउंड टाइम में से बर्स्ट टाइम को माइनस कर देना है तो आपको पता चल जाएगा कितना टाइम उसने वेस्ट किया, यानी वेट किया है अपना इंतज़ार अपनी बारी के लिए। तो सिंपल है, टर्न अराउंड टाइम में से सब्ट्रैक्ट कर देना है बर्स्ट टाइम, यानी 44 में से हमने यहाँ पे 30 को सब्ट्रैक्ट किया है तो वो आया है 14। इसी के साथ हम नीचे वाले भी निकाल लेंगे तो वो 16 में से 6 माइनस करके 22 में से 8 माइनस करके हमारे पास वेटिंग टाइम आ गए।
रिस्पॉन्स टाइम निकालने का हमारे पास इधर फॉर्मूला गिवन है, फर्स्ट सीपीयू टाइम माइनस अराइवल टाइम। अब जैसे कि पिछले सवालों में, अगर आपने पिछली वीडियोस देखी हैं मेरी FCFS और SJF वाली, तो मैंने उसमें कहा था कि मैंने ये फर्स्ट सीपीयू टाइम जो लिखा है वो आपको आगे जाके अच्छे से क्लियर होगा कि मैंने फर्स्ट सीपीयू टाइम क्यों लिखा है। वो इसी वजह से लिखा है कि मैंने आपको बताया था कि जब प्रीएम्पशन आएगी, यानी आपके प्रोसेसेस जो है बार बार चलेंगे। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रोसेस 1 यहाँ पे 5 टाइम्स चला है 2 के बनिस्बत, बल्कि प्रोसेस 1 तो पता नहीं कितनी दफ़ा चला है। प्रोसेस 2 को अगर हम देखें तो प्रोसेस 2 जो है 3 दफ़ा चला है उसके बर्स्ट टाइम 6 को कवर करने के लिए। तो पहली दफ़ा जो उसको CPU मिला होगा ना, उसमें से अराइवल टाइम को माइनस करना है, तो वो आपका रिस्पॉन्स टाइम होता है। इसीलिए मैंने फॉर्मूला में लिखा था फर्स्ट CPU टाइम, यानी पहली दफ़ा जो उसको मिला है। तो प्रोसेस 1 का निकालने के लिए उसको सबसे पहले CPU एलोकेट हुआ था 0 पे, 0 से वो चलना स्टार्ट हुआ था, और 0 में से हमें अराइवल टाइम को माइनस करना है, तो 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0। तो प्रोसेस 2 का भी इसी के साथ सबसे पहले उसको यहाँ पे एलोकेट हुआ था CPU 2 पे, और 2 अराइवल टाइम उसका 0 है, तो ऑलरेडी उसका आंसर 2 आ जाएगा। सेम गोज़ विद P3, तो इसका आ जाएगा हमारे पास 4। तो ये हमारा रिस्पॉन्स टाइम भी कंप्लीट हो चुका है। अब हमने फॉर्मूलाज की मदद से निकालने हैं ये कैलकुलेशन, जो कि है टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम, रिस्पॉन्स टाइम, थ्रूपुट, CPU यूटिलाइजेशन, इनएफिशिएंसी और टाइम वेस्टेड। एवरेज टर्न अराउंड टाइम, सिंपल एवरेज निकालना है कि सारे टर्न अराउंड टाइम को प्लस करके डिवाइड कर देना है नंबर ऑफ प्रोसेसेस से, टोटल नंबर ऑफ प्रोसेसेस से। तो सबके मैं जो है टर्न अराउंड टाइम देख लेता हूँ ऊपर से। टर्न अराउंड टाइम हमारा था 44, 16 और 22। 44, 16 और 22, और इसको मैंने डिवाइड कर देना है टोटल नंबर ऑफ प्रोसेसेस से, जो कि हमारे पास 3 हैं। तो ये आ गया हमारे पास 27.33। तो टर्न अराउंड टाइम, एवरेज टर्न अराउंड टाइम हमारा आ गया है। एवरेज वेटिंग टाइम हम यहाँ पर इसी तरह निकालेंगे 14, 10, 14। तो 14, 10, 14 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ प्रोसेसेस, तो ये आ गया 12.66। एवरेज रिस्पॉन्स टाइम भी इसी तरह निकलेगा। नंबर मुझे उसका याद है, 0 + 2 + 4, और ये हमने भी इससे भी डिवाइड कर देना 3 से, तो ये आ गया एवरेज रिस्पॉन्स टाइम 2। तो एवरेज रिस्पॉन्स टाइम आपके पास आ गया है 2। इसी के साथ आपको थ्रूपुट निकालना है। थ्रूपुट जो आपका होता है वो होता है सारे प्रोसेसेस के बर्स्ट टाइम को ऐड कर देना और उसको डिवाइड कर देना टोटल नंबर ऑफ प्रोसेसेस से, तो आपके सवाल का थ्रूपुट आ जाता है। तो टोटल नंबर ऑफ बर्स्ट टाइम आ गया 30 + 6 36, 36 + 8 आपका 44। तो 44 को डिवाइड कर देना है 3 से, ये आपका आ गया थ्रूपुट 14.66। अच्छा, ये एवरेज रिस्पॉन्स टाइम जो 2 आया है ना, वो आया है एक प्रोसेस का, मतलब एवरेज रिस्पॉन्स टाइम, एक प्रोसेस का रिस्पॉन्स टाइम क्या रहा था एवरेज, तो वो 2 रहा था। जैसे कि हमें पता है हमारा क्वांटम भी 2 था, तो हर प्रोसेस ने एवरेज जो रिस्पॉन्स किया है वो 2 टाइम्स किया है। तो ये बेसिकली उसमें आया है। CPU यूटिलाइजेशन मैंने आपको बताया था, वो होता है कि आपके CPU ने कितना काम किया है इस पूरे प्रोसेस के पूरे एल्गोरिथम को एग्जीक्यूट होने के दरमियान। तो वो निकालने का हमारे पास फॉर्मूला है मैक्स कंप्लीशन टाइम, यानी 44 था वो। सबसे आखिरी वाला जो कंप्लीशन टाइम होगा उसमें से ओवरहेड को माइनस कर देना है। ओवरहेड, अगर किसी ने पुरानी वीडियो नहीं देखी, उसको नहीं पता ओवरहेड क्या होता है, तो मैं आपको बता देता हूँ। ओवरहेड वो टाइम होता है जिसमें आपका CPU ने कोई काम नहीं किया होता, जिसको हम आइडल टाइम भी कहते हैं। कोई बीच में ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि आपका जो पूरा गैंट चार्ट होता है उसमें आइडल टाइम भी आता है। जैसे कि हमारा हर प्रोसेस 0 से स्टार्ट होता है, यानी हमारा जो सवाल है वो 0 से स्टार्ट होता है एल्गोरिथम। लेकिन अब आपके पास कोई ऐसा प्रोसेस ही नहीं है जो 0 से स्टार्ट हो रहा हो, डायरेक्ट 1 से अराइव हो रहा है। अराइवल टाइम किसी का भी 0 नहीं है, तो 0 से 1 तक जो है ना वो आपका आइडल टाइम होगा, यानी उस टाइम पे आपका CPU फारिग वेस्ट बैठा हुआ था, तो वो आपका ओवरहेड कहलाता है। तो इसी के साथ डिवाइड कर देना है मैक्स कंप्लीशन के साथ, और मल्टीप्लाई कर देना है 100 से, ताकि ये परसेंटेज में आंसर दे दे। तो ये आपका देख सकते हैं, ये आ गया 100%, यानी आपके CPU ने 100% काम किया, कोई टाइम उसने वेस्ट नहीं किया। इनएफिशिएंसी निकालने के लिए, यानी इनएफिशिएंसी अब उसी का उलट होगा कि कितना टाइम उसने वेस्ट किया है, तो वो निकालने के लिए ओवरहेड को मल्टीप्लाई करेंगे टोटल नंबर ऑफ प्रोसेसेस से, और डिवाइड कर देना मैक्स कंप्लीशन से, मल्टीप्लाई कर देना है 100 से। तो ये आ गया हमारा 0%। एज़ यूजुअल हमें पता था 0 आएगा, बिकॉज हमारे प्रोसेस ने, हमारे जो
CPU है उसने कोई टाइम वेस्ट नहीं किया है, और टाइम वेस्ट निकालने के लिए टोटल नंबर ऑफ़ प्रोसेसेस को मल्टीप्लाई कर देना है ओवरहेड से, तो ये आ गया 0। तो इसी के साथ हमारा सवाल पूरा कंप्लीट हो गया है। सारी कैलकुलेशंस हमने कर ली है, और मैं आपको इसका एक ओवरव्यू दिखा देता हूँ। तो ये हमारा स्केजुलिंग एल्गोरिथम था राउंड रॉबिन, जिसका क्वांटम था 2। ये हमारा कंप्लीशन टाइम, टर्नअराउंड टाइम, वेटिंग टाइम, रिस्पॉन्स टाइम, ये हमारा गैंट चार्ट, और इसी के साथ ये हमारे फॉर्मूलाज, और ये हमारी कैलकुलेशन। तो होपफुली ये आपको सवाल पूरा समझ आ गया होगा। ये हमारा बेसिक जो जितना आसान मेरे से हो सका मैंने ये सवाल लिया है, क्योंकि इसमें हमने अराइवल टाइम भी 0 रखा है। अराइवल टाइम 0 पे तो कोई इशू होता ही नहीं है, क्योंकि सारे प्रोसेस अराइव हो चुके होते हैं। जब अराइवल आपके आगे पीछे आते हैं तो जब जाके थोड़ा सा आपका सवाल ट्रिकी हो जाता है, वो सवाल भी हम सॉल्व करेंगे। अभी पहले सारे एल्गोरिथम्स के मैं जो है अराइवल टाइम 0 वाले करा रहा हूँ, ताकि आपको समझ आ जाए कि ये एल्गोरिथम काम कैसे करता है। फिर उसमें हम थोड़ी सी जो है तो डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ाते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमने अभी इसके जो है और एल्गोरिथम्स करने हैं। प्रीएम्प्टिव के भी बहुत सारे एल्गोरिथम्स हैं, प्रायोरिटी, मल्टी लेवल है, हाईएस्ट रिस्पांस रेशियो नेक्स्ट है, शॉर्टेस्ट टाइम रिमेनिंग फर्स्ट है, लॉन्गेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट है। ये सारे एल्गोरिथम हम कवर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को हिट कर दें ताकि जब कोई वीडियो उसका नोटिफिकेशन आपको आ जाए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।